You are live, ma'am. ओके मैम, थैंक यू। अभी तो बच्चे ही नहीं आए। मैम अभी तो स्टूडेंट्स आए नहीं, मैं क्लास कैसे शुरू करूँ? थोड़ी देर रुक जाते हैं, 5-10 मिनट। मैम क्लास स्टार्ट कर दीजिए, आप लाइव हैं। मैम अभी स्टूडेंट्स तो आए नहीं है, मैं 5 मिनट चाह रही हूँ, वेट कर लूँ। मैम स्टार्ट हो गया है, स्टूडेंट्स आ गए हैं, 3 स्टूडेंट्स आ गए हैं। नमस्ते ऑल ऑफ यू। आई होप हमारी जो अभी तक क्लास चलती आ रही है, हिंदी साहित्य का जो गद्य साहित्य हम पढ़ रहे हैं, उसकी जितनी भी क्लासेस हुई हैं, आपको सब कुछ समझ आया होगा। हमने गद्य की विभिन्न विधाओं के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा, जिसमें उपन्यास, कहानी, नाटक, एकांकी, ठीक है, और यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, व्यंग्य, इन सारी विधाओं के बारे में हमने बहुत ही विस्तार से पढ़ा। आज जो हमारी क्लास है, सारी गद्य की विधाओं का जो सैद्धांतिक स्वरूप है वो मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या उसका इतिहास रहा, ठीक है, क्या उसके तत्व रहे, किस तरीके से वो कौन से युग में शुरू हुई, कौन कौन से युग थे, किस युग में वो शुरू हुई, और आज के समय में उसके वर्तमान में कौन कौन से प्रमुख लेखक हैं, और हर युग में कौन से प्रमुख लेखक हुए हैं और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, ये डिटेल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हमारा जो टॉपिक है पढ़ने का, वो है नमक का दरोगा। ये प्रेमचंद जी की एक कहानी है। प्रेमचंद जी हम सिलेबस में और भी 2 कहानियां और लगी हुई हैं, सिलेबस आप सभी के पास है मौजूद। तो नमक का दरोगा में आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में टेक्स्ट बता दिया था कि आपको टेक्स्ट कहाँ से पढ़ना है। आपको जो भी बुक प्रोवाइड करवाई गई है एसओई की ओर से, उसमें टेक्स्ट नहीं दिया गया है, उसमें जो है उसकी समरी दी गई है, सार दिया गया है। समरी में से समझ में आ सकता है, लेकिन वो शायद याद कम रहता है मेरे हिसाब से, तो इसलिए आप टेक्स्ट पढ़ लेंगे तो बहुत बेटर रहेगा। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको, hindisamay.com, आप उस पर जाकर ऑनलाइन जो भी आपके सिलेबस में टेक्स्ट लगा हुआ है उसको वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं। जैसे आज की कहानी है नमक का दरोगा, मैं आपसे स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट निकाला हुआ था, अभी मैंने फिलहाल इसको जी, ठीक है। ये नमक का दरोगा कहानी है, हिंदी समय पर आप देख रहे होंगे, ऊपर डिटेल्स आ रही हैं, हिंदी समय, ठीक है। नमक का दरोगा कहानी है। ये कहानी बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। इसमें पूरी स्टोरी क्या है, बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, 5 मिनट में आप पढ़ लोगे।
तो मैं अभी समरी बता दे रही हूँ, समरी के बाद हम पढ़ेंगे कि क्या इसमें चीज़ें, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे इस कहानी से, ठीक है, और क्या आपको उस क्वेश्चंस में लिखना है। टेक्स्ट में हटा रही हूँ, मैं क्वेश्चंस पे आती हूँ सीधा, ठीक है। जो नमक का दारोगा कहानी है, इसमें जो आपकी टेक्स्ट बुक, जो एसएल की किताब है, इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं कि नमक का दारोगा के आधार पर प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए और नमक का दारोगा कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। अब ये मूल संवेदना क्या होता है? ये होता है सेंट्रल आइडिया, ठीक है ना। कहानी का सेंट्रल आइडिया क्या है, उसमें क्या शो किया गया है। और दूसरा क्वेश्चन है प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए, यानी कि कहानी के जो भी मैंने तत्व आपको पढ़ाए थे, मैंने 5 से 6 तत्व आपको, जब कहानी पढ़ाई थी मैंने, तो मैंने कहानी के तत्व भी बताए थे। तो कहानी के तत्व बताते हुए इस कहानी की समीक्षा करनी होगी कि जैसे उसका कथानक कैसा है, पात्र कैसे हैं, संवाद किस तरीके के हैं, ठीक है, क्या किस तरीके का चरित्र चित्रण हुआ है, परिवेश या वातावरण क्या है। तो इन पैराग्राफ्स में डिवाइड करके आपको कहानी के बारे में समीक्षा करनी होगी। तो ये अभी हमने ये देखा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। पहले मैं एक मोटा मोटा आपको बता दूं कि इस कहानी में कहा क्या गया है, कहानी है क्या, ठीक है। पहले यहाँ बुक में आपको जो नमक का दारोगा कहानी है, प्रेमचंद के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है कि राइटर कौन थे, ठीक है। इंट्रोडक्शन आप पढ़ेंगे, फिर आ जाएगा कहानी का सार, यानी कि इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जाता है, देखिए वो ऐसा नहीं है कि पढ़ने की चीज़ बिल्कुल नहीं है। इंट्रोडक्शन इसलिए दिया जाता है ताकि आपको राइटर का लिखने का स्टाइल पता चल सके कि क्या शैली थी, वो क्यों लिखते थे या किस टॉपिक पे लिखते थे। कोई भी राइटर उन्हें टॉपिक पे लिखता है जो उसकी पर्सनैलिटी को सूट करते हैं या जो उसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या है, उन्होंने राष्ट्र चेतना के लिए लिखा, ठीक है। उन्होंने मानवीय जीवन के, मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, उन्होंने मानवीय जीवन के यथार्थ को सामाजिक अनुभवों के आधार पर उद्घाटित किया, ठीक है। डॉक्टर रघुवंश, एक कोटेशन है यहाँ पे है, प्रेमचंद उन्होंने कहा कि प्रेमचंद ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने निरंतर युग जीवन को पूर्णता में ग्रहण करने का प्रयत्न किया और उनकी महानता इस बात में है कि उन्होंने मात्र वस्तु की रचना नहीं की, सिर्फ चरित्रों का सृजन नहीं किया, वरन इसके माध्यम से अपने युग की संपूर्ण सांस्कृतिक प्रक्रिया को ग्रहण करने की चेष्टा की है, ठीक है। इसका अर्थ क्या है, मतलब उन्होंने सिर्फ ये नहीं देखा कि हाँ मुझे एक स्टोरी लिखनी है, कुछ भी मैं कल्पना से ऐसी कुछ, मतलब जो रियलिस्टिक ना हो, ऐसे अनरियल हो, कुछ भी ऐसे सोच के एक कहानी बना देता हूँ, वो लिख देता हूँ, ऐसा उनका मोटिव नहीं था। सिर्फ कुछ अच्छे कैरेक्टर या बुरे कैरेक्टर दिखाना उनका मोटिव नहीं था। उनका मोटिव ये था कि जो उस टाइम पे, यानी कि उस युग में जिस तरीके की समस्या चल रही थी उसको सामने दिखाना, ठीक है। प्रेमचंद की रचनात्मकता का आधार भारतीय समाज और उसका यथार्थ है, यानी कि वो इंडियन सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने जिस भी आदर्श को स्वीकार किया है वह समाज में अंतर्निहित आदर्श है। वे समाज में उन्हीं मूल्यों की स्थापना करने की बात करते हैं जो समाज को परंपरा से प्राप्त हैं। गतिशीलता और राष्ट्रीयता दोनों हैं। उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है कि इस समय की सबसे बड़ी अभिलाषा है कि हम अपने स्वतंत्रता संग्राम में सफल हो। मतलब उनकी जो मानसिकता है, मेंटालिटी क्या थी, वो इनके इस जो इन्होंने ये डायलॉग्स बोले हैं उससे समझ में आती है क्या मेंटालिटी थी उनकी। उन्होंने कहा कि इस समय की सबसे बड़ी सफलता ये है, अभिलाषा ये है कि हम स्वतंत्रता संग्राम में सफल हों।
उस समय, क्योंकि भारत अंग्रेजों का दौर था 1930 में। मैं दौलत शोहरत का इच्छुक नहीं हूँ, खाने को मिल जाता है, मोटर और बंगले की हवस मुझे नहीं है। हाँ, ये जरूर चाहता हूँ कि 2-4 उच्च कोटि की रचनाएं छोड़ जाऊं, लेकिन उनका उद्देश्य भी स्वतंत्रता प्राप्ति हो। ठीक है, कहने का मतलब है कि वो इस तरह की रचना चाहते थे कि जिससे मोटिवेशंस मिले। ठीक है, आपको मोटिवेशन मिले। तो उन राइटर की क्या खासियत थी, क्या उनकी मेंटालिटी थी वो। अब जो उन्होंने कहानी लिखी है उसका मैं मोटा मोटा आपको बता देती हूँ क्या उसमें था। एक आदमी होता है, उसका नाम होता है वंशीधर। ठीक है, अब वहाँ अंग्रेजों ने नमक पर भी टैक्स लगा रखा था। ठीक है, नमक एक नेचुरल चीज़ है, समुंदर से मिलती है, कोई भी कितना भी ले सकता है, खा सकता है, वो जीवन में कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लेकिन अंग्रेज़ों ने क्या किया अपने शासनकाल में, उन्होंने नमक पर टैक्स लगा दिया और उसके लिए एक नया डिपार्टमेंट बना दिया, नया विभाग बना दिया नमक का। अब क्या होता था, लोगों ने नमक का अवैध व्यापार करना शुरू किया मुनाफा कमाने के लिए। ठीक है, अब क्या होता था, जो नमक का डिपार्टमेंट है वो छापे मारता था, ये नमक की कहीं स्मगलिंग हो रही है, ये एक तरह की स्मगलिंग होती थी, अवैध व्यापार होता था। तो अब उसको पकड़ने के लिए उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया है। तो अब लोग सोचते थे यार हमें सरकारी नौकरी मिले तो इसी डिपार्टमेंट में मिले, हम जो है सारा स्मगलिंग का सामान पकड़ के अगर हमें छोड़ना भी हुआ तो हमें जो है ऊपर के पैसे मिल जाएंगे और तनख्वाह तो हमें मिलती रहेगी। तो बहुत लोगों की इच्छा थी कि हम इस डिपार्टमेंट में जाएं। तो एक व्यक्ति थे वंशीधर। ठीक है, उनके पिताजी भी सरकारी नौकर थे, लेकिन सरकारी जॉब में थे, बट वो दूसरे तरीके की कोई छोटी जॉब थी। तो उनके पिताजी बहुत मन से चाहते थे कि मेरा बेटा जो है, मेरे बेटे को भी गवर्नमेंट जॉब अच्छी मिल जाए, लेकिन वो ऐसी जॉब करे कि जिसमें उसे तनख्वाह तो मिले ही मिले, ऊपर से भी उसकी आमदनी हो। ठीक है, तो उन्होंने क्या शिक्षा दी अपने बेटे को कि नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान नहीं देना, यह तो पीर की मजार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर ही रहनी चाहिए। ठीक है, इस तरह के उपदेश वो अपने बच्चे को देते हैं। और उनका इतना अच्छा लक होता है कि उनकी जो नौकरी है वो उसी नमक के डिपार्टमेंट में लग जाती है, नमक के विभाग में उनकी नौकरी लग जाती है, और सीधे सीधे दरोगा की नौकरी लगती है, यानी कि जो छापेमारी करता है उसकी नौकरी लग जाती है। अच्छा, उन्हें 6 महीने हो जाते हैं वहाँ काम करते हुए। ठीक है, सब लोग तो नदी के पास वो ऑफिस है, वहीं रहते भी हैं। उनको पता चला कि उनको कुछ आहट होती है कि नदी के पास कुछ ज़्यादा आहट हो रही है, मल्लाहों का शोर हो रहा है। तो वो क्या कर, तो बाहर शोर सुनकर फिर से ड्रेसअप होकर अपना गन वन लेके बाहर जाते हैं कि क्या हो रहा है देखो। तो देखते हैं तो बहुत सारी गाड़ियाँ होती हैं और गाड़ी से सामान उतर के नाव से दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश चल रही है। तो वो जाते हैं, पूछताछ करते हैं कि ये किसका सामान है। तो पता चलता है कि वो जो उस एरिया में जो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी होती है, व्यापारी होते हैं, जिनका नाम होता है पंडित अलोपी दीन, उनका वो सारा माल जो है उनका होता है। फिर वो उनके बारे में और जानकारी पूछते हैं, फिर लास्ट में क्वेश्चन करते हैं कि इसमें है क्या, बताओ। तो अब स्मगलर बताएगा थोड़ी कि मैं इसमें क्या रखा हुआ है मैंने वो नहीं बताते, बहुत जोर से पूछते हैं, वो फिर भी नहीं बताते। फिर वो क्या करते हैं, घोड़े के पास जाते हैं और उसमें डंडा, बोरे में डंडा घुसा देते हैं, तो उसमें नमक की ढेलियाँ होती हैं। तो यानी कि नमक स्मगल हो रहा है, नमक की स्मगलिंग हो रही है। तो पता चलता है कि जो पंडित अलोपी दीन है, यानी जिनका माल है, वो भी किसी पीछे उनका घोड़ा गाड़ी है उसमें बैठे हुए हैं, सो रहे हैं, तो उनको बुला के लाइए। अच्छा, पंडित अलोपी दीन ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे उस जगह के। अब दोनों में क्या है, दोनों में थोड़ी बहस होती है। और पंडित अलोपी दीन चाहते हैं कि मैं इसे थोड़ी रिश्वत दे दूं, मेरा माल छोड़ दे, मुझे भी छोड़ दे, मेरा माल छोड़ दे, मुझे जाने दे। अब वो बहुत ही निष्ठावान व्यक्ति कि भाई मेरा तो धर्म है कि मैं ऐसा गलत चीज़ नहीं होने दूँ, मुझे कानून के हिसाब से काम करना है। तो वंशीधर
और पंडित अलोपीदीन में बहुत मोल भाव होता है, ठीक है। वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें 5,000 दे दूंगा, 10,000 दे दूंगा। उस समय ये सब जो है लाखों रुपए के बराबर था, ठीक है। 5,000 रुपये यहाँ 5 लाख के बराबर थे। तो वो उसे बहुत ट्राई करते हैं कि मैं इसे रिश्वत दे दूँ और ख़रीद लूँ और अपना माल मेरा अच्छे से चला जाए। बट वो पैसे को, अपनी जो ईमानदारी है उसे नहीं तोड़ता और पंडित जी को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उन्हीं का माल होता है, और माल भी जब्त कर लेता है। अब सारे शहर में, क्योंकि पंडित जी तो बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी थे कि पूरे शहर में उनकी पॉपुलैरिटी थी। तो अब उनको कोर्ट ले जा रहे हैं नेक्स्ट डे, ठीक है। तो नेक्स्ट डे जब कोर्ट ले जा रहे हैं तो कोर्ट में भी वो तो बड़े आदमी है, हर तरह का काम करते हैं, वो तो जमीन का भी काम करते हैं। तो अदालत भी पहुंचते हैं तो बहुत सारे जो वकील हैं और भी जो सेवक काम करने वाले हैं और सब हैं, सब लोग उनके हाथ जोड़ते हुए आगे आ जाते हैं कि भाई मालिक आप कैसे आ गए, आप अदालत कैसे आ गए, और आपको ये हथकड़ी कैसे लगा रखी है। सब इस तरीके से चलता है। अच्छा, मजिस्ट्रेट के पास पहुंचते हैं। अब जितने वकील थे सब सपोर्ट में थे पंडित अलोपी जी के, क्योंकि उनका लेन देन वहाँ से चलता था वकीलों के साथ। तो वकीलों ने थोड़ा सा मजिस्ट्रेट पर भी दबाव बनाया कि ऐसे आदमी को छोड़ नहीं देना चाहिए, ठीक है, कि हमारे तो बहुत ही है, हमारे तो पालक हैं, ठीक है, हमारा तो काम धंधा इनसे चल रहा है। तो क्या हुआ फिर, ऐसी ऐसी दलीलें वकील देते हैं कि जो मजिस्ट्रेट होता है वो उन्हें छोड़ देता है। वो लिखता है कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्बल और भ्रमात्मक हैं, ये एक बहुत बड़े आदमी हैं, ठीक है, इसलिए मतलब इनकी कोई गलती नहीं है। जो प्रमाण दिए गए हैं, यानी कि जो भी प्रूफ दिए गए हैं, वो भ्रम पैदा करने वाले हैं, वो सही नहीं है। और लेकिन जिस दरोगा ने इन्हें पकड़ा है उनका भी दोष नहीं है ज़्यादा, शायद उन्होंने ऐसे ही बिना विचार किए उन्हें पकड़ लिया और हथकड़ी लगा दी। तो कोई बात नहीं, केस हम खारिज करते हैं, इनको जाने दो। अब क्या होता है, चलो ये सब तो मैटर निपट गया। अब उनके साथ क्या हुआ, पंडित वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया गया, क्योंकि जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे वो उनकी इस हरकत से नाराज हो गए कि इसने अपने ईमानदारी के चक्कर में शहर के इतने बड़े आदमी को जेल में डाल दिया था। अब नौकरी चली गई तो उनके पिता, जो पहले बहुत खुश थे कि बेटा नमक के डिपार्टमेंट में चला गया है, खूब पैसा आएगा, ये वो, अब वो बहुत गुस्सा हो जाता है उनसे बहुत ज़्यादा। अब कहते हैं इसकी तो पढ़ाई लिखाई सब बेकार हो गई, ठीक है। उनकी मम्मी भी उनसे बात नहीं करती, उनकी वाइफ भी बात नहीं करती वंशीधर से। तो ऐसे टाइम निकलता है। तो एक दिन क्या होता है, 5-7 दिन बीतते हैं, फिर पंडित अलोपीदीन खुद आते हैं मुंशी वंशीधर के गेट पे। अंदर आते हैं, उनके फादर को वेलकम करते हैं, अपने बेटे की बुराई करते हैं, अरे सर इन्होंने आपके साथ ऐसे ऐसे कर दिया, ये तो पागल है, इसको अकल नहीं है, ऐसा है वैसा है। तो पंडित जी कहते हैं कि देखिए ज़्यादा उसकी बुराई मत कीजिए मेरे सामने, ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ और काम के लिए आया हूँ, ठीक है। फिर वो मुंशीधर आते हैं, वो भी उनको नमस्ते करते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं भाई हाँ हमारे द्वार पे कैसे आना हुआ, क्या है। तो वो कहते हैं कि भाई मैं क्या करने आया हूँ, मैं आपसे एक एग्रीमेंट करने आया हूँ, मुझे आप जैसे ही व्यक्ति की तलाश थी। तो कहते हैं भाई मैं तो पापी व्यक्ति हूँ, मैंने तो जेल में डाल दिया था आपको, मुझे से क्या काम आ गया आपको। कहता मुझे ऐसा ही व्यक्ति तो चाहिए था। कह रहा मैंने शहर के सारे ऑफिसर्स को खरीद लिया, सब लोग मेरे सामने झुककर सलाम करते हैं, मेरे पास पैसे की इतनी बड़ी ताकत थी, मैंने सबको अपने आगे झुका लिया। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मेरे पैसे को स्वीकार किए बिना अपने कर्तव्य को ज़्यादा ऊंचा माना और अपना कर्तव्य निभाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज से मुझे जितने भी पूरे ज़िले में जितनी ज़मीन जायदाद है, जितना मेरा बिजनेस है, सब कुछ आप संभालेंगे। मैं आज से आपको अपना मैनेजर बनाना चाहता हूँ। मैं 6,000 रुपीज़ आपको सैलरी दूंगा, 6 लाख के बराबर थी वो, ठीक है।
तो 6,000 रुपीज़ मंथली सैलरी दूंगा, आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको नौकर मिलेंगे, एवरीथिंग व्हाट यू वांट, ठीक है, वो सारी चीज़ें मुफ्त होंगी और सैलरी आपको अलग से मिलेगी। बस आप मेरे यहाँ मैनेजर बन जाओ, ये पेपर्स हैं, आप साइन कर दो। क्योंकि पंडित अलोपीदीन इम्प्रेस हो गए थे उनकी ईमानदारी से। पूरी कहानी, तो इस कहानी में इस कहानी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ माना जा सकता है कि पिता जो है अपनी आय की प्रशंसा करता है और महत्व स्थापित करता है, ठीक है, अपने यानी कि उसने पिता ने अपने बेटे को जो शिक्षा दी कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में रहते हुए कैसे रिश्वत ले सकते हैं, ऊपर की कमाई कैसे कर सकते हैं, और जो हमारी तनख्वाह होती है उसका क्या करना है, वो हो गई, ठीक है। सेकंड पार्ट हो गया जो मुंशी जी जो है यानी कि वंशीधर नमक डिपार्टमेंट में दरोगा के पद पर आ जाते हैं वो। फिर मुंशी जी जो है आलोपी जी को पकड़ते हैं और अदालत से पंडित आलोपी जी बरी हो जाते हैं और दरोगा जी अपने पद से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि उनको निकाल दिया जाता है। फिर तीसरा पार्ट आता है आलोपी जी के द्वारा धर्म की श्रेष्ठता को स्वीकार किया जाना, यानी कि पंडित अलोपीदीन जो एक स्मगलिंग का काम कर रहा था वो उस व्यक्ति से इम्प्रेस हो जाता है जो कि बहुत ही धर्मनिष्ठ है, कर्तव्यनिष्ठ है, ठीक है। तो आप जब कहानी पढ़ेंगे तो लगेगा कहानी चलते हुए बोरियत फील नहीं होगी, आप कहानी पढ़ के देखना उसका जो रियल टेक्स्ट है वो। हम इसकी जो हमने अभी कुछ देर पहले प्रश्न देखा था कि पंडित प्रेमचंद मुंशी प्रेमचंद की कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी की नमक का दरोगा कहानी की समीक्षा कीजिए, ठीक है। तो कैसे समीक्षा करनी है, कथानक, ठीक है, कथानक है ये, तत्व कहानी के तत्वों के आधार पर करेंगे। पहले थोड़ा सा सार लिखेंगे, फिर कथानक, कथानक के बाद आएगा चरित्र चित्रण, ठीक है, के बारे में आप बताएंगे। 3 ही पात्र हैं यहाँ पर मुख्य रूप से, एक वंशीधर के पिता जो किस तरीके के व्यक्ति हैं, रिश्वतखोर व्यक्ति हैं, दूसरे पंडित अलोपीदीन जो क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, स्मगलिंग करते हैं और सबको रिश्वत देकर खरीद लेते हैं, और तीसरे पात्र हैं वंशीधर, वंशीधर बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ धर्मनिष्ठ व्यक्ति हैं जो धर्म के साथ चलते हैं और अपनी ड्यूटी में उन्हें जैसा कहा गया है उसको अच्छी तरीके से निभाते हैं, ठीक है। तो ये पात्र थे। भाषा और शिल्प, भाषा किस तरीके की है, जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि किस तरीके की भाषा है। भाषा है, मुहावरेदार भाषा है, वहाँ जो उस समय के प्रचलित मुहावरे थे उनका प्रयोग किया गया है, ठीक है। देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है, उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसको लिखेंगे कहानी में संवाद योजना, और उसके बाद कथा की शैली नामकरण जिस तरीके से किया गया। नमक का दरोगा कहानी का नाम क्यों रखा गया, कहानी का जो स्टार्टिंग होती है तभी बता दिया जाता है। सबसे पहले जब आप कहानी पढ़ेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिया गया है कि अंग्रेजों ने नमक का एक अलग डिपार्टमेंट बना दिया गया, और ये पहले में यही आएगा, आपको समझ नहीं आएगा पहले पैराग्राफ पढ़ के कि ये कहानी किसी और के बारे में है, ठीक है। तो इसलिए नमक का डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर। फिर दूसरे थोड़ा आगे पढ़ेंगे तब पंडित वंशीधर का नाम आता है, ठीक है। तो और उन्होंने जिस पद पर रहकर ये जो कर्तव्यनिष्ठ अपना कार्य किया वो था दरोगा का पद, ठीक है। तो मुंशी वंशीधर ने नमक का दरोगा होते हुए सारी कहानी उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही है, इसलिए इस कहानी का नामकरण नमक का दरोगा है। प्रतिपादिका आइडिया भी कर, लास्ट में ये 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। नमक का दरोगा के आधार पर प्रेमचंद की कहानी कला की समीक्षा कीजिए, या नमक का दरोगा कहानी की मूल संवेदना पर प्रकाश डालिए। कहानी कला की समीक्षा मैंने आपको समझा दिया, कहानी कला की समीक्षा से क्या मतलब है
कहानी कला की समीक्षा कहने का मतलब है उसके तत्वों के आधार पर उसकी समीक्षा करनी है कि कथानक किस तरीके का है, पात्र किस तरीके के हैं, ठीक है, संवाद शैली क्या है, नामकरण कैसे हुआ है, वातावरण क्या है, ये भी आप दे सकते हैं कि अंग्रेजों का समय था, उस समय इस तरीके के लोग हुआ करते थे, और सरकारी जो उस समय जॉब्स थी उसमें जो लोग इंडियन लोग जो काम कर रहे थे उन्होंने क्या सीखा वहाँ जाके, उन्होंने वहाँ जाकर रिश्वत लेना सीखा। सीरियसली उससे पहले इंडिया में रिश्वत का इतना कोई बोलबाला नहीं था। जब से अंग्रेज 200 साल यहाँ रहे उसके बाद से रिश्वतखोरी बहुत ज़्यादा हो गई और तब से ये आज तक चलती आ रही है, सब लोग इसको फॉलो ही करते आ रहे हैं। इस कहानी से कुछ और पूछना है आप लोगों को तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं कोशिश करूंगी एक और कहानी मैं बता दूं आपको। मैम स्क्रीन नॉट क्लियर, स्क्रीन क्लियर क्यों नहीं है? मुझे तो बिल्कुल क्लियर लग रही है। स्क्रीन में क्या दिक्कत आ रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रही। पेज नंबर बता देती हूँ मैं, ठीक है। पेज नंबर पूछ रहे हैं मुझसे, पेज नंबर है 83, 82 पर तो ये खत्म हो रहा है, ये स्टार्टिंग है इसकी मेरे ख्याल से 83 से है शायद। 73 से स्टार्टिंग है, 73 से लेकर 82 तक ये चैप्टर है नमक का दारोगा। पेज नंबर अगर टेक्स्ट है आपके पास तो उसमें मतलब बुक के उस फॉर्म में है तो वहाँ पेज नंबर 73 आएगा। अगर आप ऑनलाइन पीडीएफ देख रहे हैं तो पेज नंबर 75 आएगा ऑनलाइन पीडीएफ में। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में हैं मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भेज दीजिए। कुछ और बच्चे जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो यहाँ लिंक शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप ग्रुप का। सुनेरा पूछ रही है मैम संवेदना में क्या क्या लिख सकते हैं? संवेदना का अर्थ है कि उसमें आपने स्टोरी में क्या क्या देखा, या आप ये लिख सकते हो कि जैसे फादर की किस तरीके का कैरेक्टर दिखाया है प्रेमचंद ने, उस कैरेक्टर से क्या सीख हमारे समाज में जाती है, वो ऐसा क्यों बना, ठीक है। वंशीधर ऐसे क्यों थे, मतलब सारी कहानी तो मेन जो कैरेक्टर है वो तो वंशीधर ही है ना। तो वंशीधर को शिक्षा क्या मिली, वंशीधर ने काम कैसा किया, वंशीधर को उस काम का परिणाम क्या मिला, ठीक है। और उस परिणाम का यानी कि नौकरी से निकाल देने के बाद भी उसकी ईमानदारी का उन्हें क्या फल प्राप्त हुआ, यानी कि उन्हें जो दूसरी मैनेजर की जॉब मिल गई वो। तो इस तरीके से आप उसकी संवेदना लिख सकते हैं। भारती कह रही है मैम असल की न्यू बुक में ये चैप्टर ही नहीं है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो ये खुद डाउनलोड करी है एसएल की वेबसाइट से। आपको हिंदी बी डाउनलोड करना है, ये हिंदी बी की क्लास है, ठीक है। बीकॉम 4th सेमेस्टर हिंदी बी की क्लास चल रही है तो हिंदी बी की बुक डाउनलोड करनी है और व्हाट्सएप ग्रुप में मैं पहले ही भेज चुकी हूँ किताब ये। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है उन्हें मैं लिंक शेयर कर रही हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का।
देखिए पब्लिश में जाइए, पब्लिश में आपको एक लिंक मिल जाएगा। जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं उस लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकते हैं, ऐड हो सकते हैं। पब्लिश में जाइए, जो आप ये क्वेश्चन आंसर चैट खोला हुआ है उसमें देखिए ऊपर सबसे ऊपर 3 वो है, न्यू, पब्लिश्ड और डिसमिस्ड। आप न्यू के बगल में जो पब्लिश्ड है इस पर जाइए और वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो मिल जाएगा, उससे आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। गार्गी कह रही है मैम बीकॉम की क्लास नहीं है, बीए की क्लास है। ये बीकॉम की क्लास है, आप तो हो सकता है, ठीक है, बीए की भी है अगर तो हिंदी भी कॉमन होगा सभी के पास, तो इसलिए यही सिलेबस चल रहा होगा। ठीक है, आप बुक के अकॉर्डिंग अपने देख लीजिएगा आपके पास हिंदी कौन सी है, शायद आपको कंफर्म ही नहीं है। सुनैना पूछ रहे हैं कि मैम कैरेक्टर के बारे में लिखना है कि कोई संवेदना, और भी चैप्टर्स में क्वेश्चन किया गया है, जैसे और भी कहानियां हैं तो उनमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए हैं, हम क्वेश्चंस पे बात कर लेते हैं। नमक का दार होगा, ठीक है। उसके बाद जो कहानी है गुंडा कहानी है, वो भी थे लेकिन उन्होंने नाटक भी लिखे हैं, कहानियां भी लिखी हैं। इस कहानी में क्या है, कहानी की कथा वाराणसी के परिवेश पर आधारित है। ठीक है, ईसा की 18वीं शताब्दी में, यानी कि 1700 के आसपास की कहानी है। ठीक है, उस समय क्या होता है, उस समय एक संप्रदाय उठता है, एक नवीन संप्रदाय की सृष्टि होती है जिसे लोग गुंडा कहते हैं। ठीक है, वे अन्याय, अत्याचार और निर्बलों के विरुद्ध निर्बलों की रक्षा करते थे, असहाय लोगों की रक्षा करते थे। एक पात्र है उसमें ननकू सिंह, ठीक है, जो काशी के प्रतिष्ठित जमींदार बाबू निरंजन सिंह का वीर पुत्र है। ठीक है, जीवन की किसी अलभ्य अभिलाषा के पूर्ण न होने पर वह मानसिक चोट से घायल हो जाता है, किंतु स्वाभिमान से निर्भय होकर साथियों को साथ लेकर गलियों में घूमता रहता है। यानी कि उसकी बहुत सारी एम्बिशियस, एक जमींदार का बेटा है, ठीक है, बहुत सारी एम्बिशियस है, बट फादर हर उसकी मतलब जो नहीं मिलने वाली ऐसी एम्बिशियस होती है उसको पूरा नहीं करता, जिससे वो बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब है। क्या करता है, अपने दोस्तों को लेकर गलियों में मटर गश्ती वो करता है। वहीं की एक तवायफ की लड़की दुलारी से ननकू के राजमाता पन्ना के प्रति मधुर संबंधों का पता चलता है, जो अपने पुत्र राजा चेत सिंह के साथ काशी के आतंकपूर्ण भय और सन्नाटे के माहौल में कैद कर ली गई है। जब दुलारी के माध्यम से ननकू सिंह को इस बात की जानकारी मिलती है तो उनका मन अधीर हो उठता है। वह जान पर खेलकर उसे कैसे आजाद करवाने निकल पड़ता है, अपने प्रयत्न से पहुंच भी जाता है। फिर स्वयं फिरंगों की, यानी कि अंग्रेजों की बंदूक के सामने, संगीन मतलब बंदूकें के सामने तलवार लेकर खड़ा रहता है और राजमाता और राजपरिवार की रक्षा करता है। ननकू सिंह जो है, ठीक है, जमींदार का बेटा है। फिर पता चलता है कि वो उस एरिया की जो राजमाता है उन्होंने किसी तवायफ की लड़की को अपने आश्रय दे रखा है, और वो बेचारी उसके साथ मतलब बहुत बुरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने आश्रय दिया हुआ है। ठीक है, तो लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें इस तरह का कोई डर ना हो और वो उन सबको आजाद कराता है, सबकी रक्षा करता है। के माध्यम से काशी के गुंडों की विशेषताओं का जो वातावरण था वो क्या था, अंग्रेजों का दौर था तो अत्याचार बढ़ते ही जा रहे थे। ठीक है, जो बड़े व्यक्ति थे वो भी क्योंकि अंग्रेजों से उनका डीलिंग हो जाती थी तो वो भी अत्याचार करते ही करते थे।
तो क्या कौन पिसता था उन चीजों में? जो निम्न भारत है वो पिसता था। ठीक है, निष्काम वातावरण और कथानक जो भी है सब दिया हुआ है। ये लघु क्वेश्चन है तो ये सब डिस्क्रिप्टिव आएगा, आपको जो भी क्वेश्चन आंसर आएंगे डिस्क्रिप्टिव आएंगे, नहीं आएंगे। ठीक है, तो गुंडा कहानी में यही पूछ सकते हैं कि गुंडा कहानी में क्या मुख्य प्रतिपाद्य है, लेखक क्या दर्शाना चाहता है। आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, इसमें वो टेक्स्ट नहीं दिया गया है और मैंने भी पूरी तरीके से कहानी नहीं पढ़ी है। ठीक है, तो गुंडा कहानी में भी ये सब चीज आएंगी। तीसरी एक कहानी और दी गई है आपके सिलेबस में, पक्षी और दीमक, गजानन माधव मुक्तिबोध की कहानी है ये तो आज के जमाने की कहानी है। मार्क्सवादी विचारधारा के लेखक थे। इसमें अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है, पक्षी पक्षी और दीमक कहानी में पक्षी कौन है, दीमक कौन है, किस चीज का प्रतीक है, की गई है कि भ्रष्टाचार किस तरीके से फैला हुआ है और भ्रष्टाचार से निजात पाने के लिए हम भ्रष्टाचार से कैसे निजात पा सकते हैं। इसमें लगभग वैसी कहानी जैसे नमक का दरोगा में है। ठीक है, मिलता जुलता सा कॉन्सेप्ट है। तो आत्मशक्ति जब तक हमें नहीं होगी कि हाँ हम ना रिश्वत देंगे ना रिश्वत लेंगे, तब तक ये रिश्वत वाला जो कॉन्सेप्ट है ये खत्म आएंगे। जैसे पक्षी और दीमक कहानी का मूल कथ्य क्या है, मूल कथ्य का मतलब भी संवेदना कह सकते हैं या फिर प्रतिपाद्य सेंट्रल आइडिया। ठीक है, यही है। इस कहानी में भ्रष्टाचार का समाधान क्या बताया गया है, राइटर्स ने लिखे हैं। अलग अलग तरीके से आपको दिखाई दे रहे हैं या फिर जो हर चैप्टर अलग अलग तरीके का आपको दिखाई देगा राइटिंग। और कुछ किसी को पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। नमक का दरोगा जो है बहुत ही फेमस कहानी है। ठीक है, बहुत लंबी कहानी थी इसलिए हम जल्दी से इसको खत्म कर पाए। कुछ भी आप पूछना चाहें तो मुझसे पूछ सकते हैं अभी। ठीक है, आज हमारी ये लास्ट क्लास है। जो मैंने नोट्स की बात की थी, लास्ट क्लास में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप पर आपके नोट्स भेज दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर पीडीएफ डालने की व्यवस्था मुझे नहीं मिली। व्हाट्सएप ग्रुप में आज शाम तक मिल जाएगी। ठीक है, थोड़ी तसल्ली रखना, शाम तक। लगता है ईमानदारी से रिलेटेड चैप्टर्स ज्यादा दिए गए हैं। नमक का दारोगा में भी वही है,
पक्षी और दीमक में भी वही है, तो नाम ही है। इस तरीके की भाषा शैली है। निबंधों से ज्यादातर जो व्याख्या जरूर आती है, तो 2 व्याख्या जरूर आएंगी। जैसे ये दे दिया गया है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये जो इसको टेक्स्ट है, टेक्स्ट में से ये पैराग्राफ दे दिया गया है। आप इसको ऑनलाइन कहीं, मैंने बताया था हिंदी से मतलब आप पढ़ लेंगे। आपको ये टेक्स्ट में से एक पैराग्राफ उठाकर दे दिया गया है। शब्दार्थ नहीं लिखे आएंगे, इनको भूल जाइए। ठीक है, आपको क्या लिखना है, आपने ये लाइंस पढ़ी कि ईमानदारी रोजगारियों में ही पाई जाती है। जो अपनी बात बनाए है वह बिना कुछ पढ़े लिखे हजारों लाखों जब चाहे तब केवल बात पर ले सकता है, और लोग बिना किसी मीन में कि खुद से उसे दे सकते हैं। सच पूछो तो यहाँ का खनिज अब तक इसी ईमानदारी के भरोसे चल रहा। जो सरकारी कानून में बारीकी और हिंदी की चिंदी निकलती गई, विश्वास उठता गया, लेन देन में जाल और फरोग होता गया, यहाँ तक कि भाई भाई और बाप बेटे शुद्ध नहीं है। तो इसमें क्या प्रेरणा दी गई है, मतलब इसमें कहा क्या गया है। पहली बात तो आपको नहीं समझ में आएगा। क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने पूरा भी इसका टेक्स्ट नहीं पढ़ा है। जब तक टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे नहीं समझ में आएगा। तो ये रोजगारी की जगह रेजगारी से मतलब है। इसका रेजगारी होता है सिक्के। ठीक है, हम नोट में काउंट करते हैं, 2000 का नोट है हमारे पास। ठीक है, लेकिन अब 2000 की कोई रेजगारी दे देगा, यानी कि 1 रुपीज के कॉइन दे देगा, क्या करोगे? चिल्लर बोलते हैं, चिल्लर है, चिल्लर लेके तो 2000 के घूमोगे नहीं, कुछ सामान खरीदना है, शॉपिंग करनी है। ठीक है, तो ईमानदारी का भी लगभग यही हाल है कि ईमानदारी हो भी किसी के पास तो लोग उसको यूज नहीं करते या लेकर जाना नहीं चाहते कहीं। ठीक है, पढ़े लिखे लोगों में कुछ ही लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं, खासकर सरकारी परिप्रेक्ष्य में। भ्रष्टाचार और अनैतिकता ने पैर पसार लिए हैं। ठीक है, व्यवसाय हो गया है, अब जो कार्य है वो व्यवसाय हो गया है। फिर आपको विशेष लिखना है उसका। आप पढ़ने के बाद सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। ठीक है, कहाँ से ये लिया गया है, ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं, पहले तो यही आपको समझने में टाइम लग जाएगा कि लाइंस कौन से। अगर जब तक टेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक पता नहीं लगा पाएंगे कि कहानी की लाइन है या फिर निबंध से ली गई लाइन है। फिर उसकी व्याख्या करेंगे और उसके बाद विशेष जरूर लिखेंगे। विशेष में आपको क्या लिखना होता है? विशेष में लिखना होता है कि मतलब एक लाइन में आपने व्याख्या तो पढ़ दी, व्याख्या तो आपने 10 लाइन में लिखी है, विशेष में उसी चीज को एक लाइन में लिखना होता है। ठीक है, फर्स्ट लाइन में उसको सेंट्रली कहना क्या है उसका, राइटर का। ठीक है, फिर उसमें आप उससे क्या समझे वो एक लाइन में लिख दीजिए, भाषा किस तरीके की है वो एक लाइन में लिख दीजिए, बस 3 पॉइंट भी लिख देंगे बहुत रहेगा। ठीक है, व्याख्या करनी है। एक और निबंध है आपके सिलेबस में, उस पर भी चले जाते हैं। वैष्णवता और भारतवर्ष। ठीक है, हमने भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बहुत सारा पढ़ा, क्योंकि जो भी चीज शुरू होती है उन्हीं के युग से शुरू होती है, चाहे उपन्यास हो, चाहे कहानी हो, चाहे नाटक हो। ठीक है, ये चीज तो क्वेश्चन इस तरीके कह सकते हैं, वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध के मूल उद्देश्य के बारे में बताइए। ठीक है, कि मूल उद्देश्य क्या है। वैष्णवता और भारतवर्ष के सारांश या प्रतिपाद्य के बारे में बताइए। वर्तमान समय में वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध की क्या प्रासंगिकता है। ठीक है, ये बता सकेंगे। ये राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक उत्थान में वैष्णवता और भारतवर्ष निबंध का क्या योगदान हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। हमें क्वेश्चंस में आंसर्स कितने लिखने हैं ये समझ नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चंस के नंबर्स के हिसाब से समझ में आता है। जैसे मान लीजिए आपको 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन दिया गया है, तो आप उसमें कम से कम
6 से 7 शीट्स भरिए। वन साइड बता रही हूँ, वन साइड करके आप उसमें मिनिमम 6 to 7 शीट्स लिख सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर अच्छी हिंदी की राइटिंग है, बहुत खुला खुला नहीं लिखना है कि शीट भरनी है 7 पेज तो खुला खुला लिख दिया, मार्क्स कट जाते हैं, टीचर को बहुत खुंदक आती है अगर वो ऐसा खुला खुला हुआ लिखा हुआ देखता है। ऑनलाइन पेपर में कई जगह ऐसा हुआ है, बहुत बच्चों के मार्क्स कटे हैं क्योंकि उन्होंने शीट्स भरने के चक्कर में बहुत खुला खुला लिख दिया। ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 5 पेज में, 6 पेज में, वन साइड का बता रही हूँ, वन साइड 1 2 3 4 5 इतने पेज में भी लिखेंगे 20 मार्क्स का आंसर इनफ है, ठीक है। लेकिन कुछ भी खिचड़ी नहीं बनानी है, टू द पॉइंट होकर लिखिए, जो उसमें जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। अब मैं क्लास ओवर करने वाली हूँ, आप जल्दी से किसी का और भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये आज हमारी आखिरी क्लास है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो आपको, चाहे कहानी में हो या पहले का कुछ भी आपने सिलेबस में जो भी पढ़ा था उसमें से कोई भी डाउट हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं आज। कुछ लोग बाद में ऐड हो रहे हैं, कोई बात नहीं, बाद में ऐड हो रहा है, लेकिन डाउट्स तो भी हो सकते हैं, पिछली क्लास के भी हो सकते हैं, वो भी आज क्लियर कर लीजिए। मैम एक पेज पर 2 साइड लिखना, एक पेज माना जाएगा या 2 पेज माने जाएंगे वो, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जैसे शीट दी गई है आपको, ठीक है, शीट में आप लिखेंगे तो ये एक मिनट इसमें लिख नहीं रहा, ये 1 पेज हो गया, फिर आप बैक लिखेंगे, ये 2 पेज हो गया, ठीक है। तो ये इसको हम 2 पेज मानेंगे, ठीक है, ये 2 पेज हो गए। तो आप इस तरीके से 5 से 6 पेज लिख सकते हैं 20 मार्क्स के क्वेश्चन में। इसके अलावा जैसे टिप्पणी भी आती है, ठीक है, कि टिप्पणी लिखी है, कुछ टॉपिक दे दिया, छोटे शॉर्ट आंसर मान सकते हैं। तो उसमें क्या लिखना होगा, जैसे 10 मार्क्स की 2 टिप्पणी आ गई 20 नंबर में, तो उसमें क्या करना है, उसमें आपको 2 पेज में टिप्पणी में जो भी क्वेश्चन आंसर पूछा गया होगा उसका आंसर दे देना। अभी मैंने क्वेश्चंस आपको बता दिया, बार बार एक क्वेश्चन रिपीट ना करें, कितने पेज का आंसर होना चाहिए मैं बता चुकी हूँ। कुछ और आप पूछना चाहें? सुनारा पूछ रही है, बिबिया लेसन है हमारे सिलेबस में। हाँ, बिबिया एक मेरे ख्याल से रेखा चित्र है महादेवी वर्मा का, वाक्य इसमें है। नाटक अंधेर नगरी भी लगा हुआ है, ठीक है। अंधेर नगरी के बारे में मैंने बीच में क्लास में ही कुछ डिस्कस कर लिया था जब हम गद्य पढ़ रहे थे। देखिए इतने लंबे आंसर्स याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हिंदी में सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास यही है कि आपको कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा। जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे ना, स्टोरी आ जाएगी माइंड में, फिर आप जब क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चंस के कुछ वर्ड्स याद रखिए। किताब जो है असल की खोलकर देख लीजिए, उसमें जो हैवी वर्ड्स होता है ना, प्रतिपाद्य है, मूल संवेदना, और ये कहानी का एक चैप्टर पढ़ लो, समझ में आ जाएगा कि कथानक किसे कहते हैं, पात्र में क्या लिखना होता है, ये चीज समझ में आ जाएगी। एक कहानी का लेसन पूरा पढ़ने से आपको समझ आ जाएगा कि कहानी में किस तरीके से डिवाइड करके लिखना होता है, ठीक है। अब एक कहानी समझ में आ गई, उसके बाद आप कोई भी कहानी पढ़ोगे उसी के अकॉर्डिंग एक फॉर्मेट समझ में आ जाएगा, उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको दूसरी कहानी के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर टेक्स्ट पढ़ा हुआ है तो। और कोई क्वेश्चन है किसी का?
चलिए, मुझे लगता है और कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। मैं क्लास यहीं आज ओवर कर रही हूँ। हमारी लास्ट क्लास है और मुझे लगता है पिछली क्लास हमारी 10 मिनट 15 मिनट एक्स्ट्रा चली थी और आज हमारी क्लास 10 मिनट पहले ही ओवर होने वाली है। फिर से पूछ रही हूँ, किसी का कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। 2 मिनट और दिए। चलिए, कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है तो मुझे लगता है सब लोगों को डाउट सबके क्लियर हो चुके हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में सब ज्वाइन हो चुके होंगे। पब्लिश्ड में जाके लिंक भेजा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो सकते हैं जो नहीं ज्वाइन हुए हैं अभी तक। ठीक है, और आज शाम तक या कल सुबह तक मैं आपको नोट्स पूरी तरीके से प्रोवाइड करा दूंगी, जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे। इकट्ठे मेरे पास नोट्स नहीं है कि मैं एक बार में आपको सारे भेज दूंगी। थोड़ा गैप में धीरे धीरे आपके पास नोट्स आते जाएंगे। और एक चीज और, मेरे पास हर टॉपिक के नोट्स अवेलेबल नहीं है। जिन मेरे पास टॉपिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं वो ही मैं आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगी। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच क्लास के लिए। एग्जाम आपके ऑफलाइन होंगे आपसे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन को सुनने पूछा है, एग्जाम ऑफलाइन होंगे। पूरा आपने इतना निकाल दिया ऑनलाइन देते देते, अब आदत नहीं रही है ऑफलाइन की, लेकिन इस बार ऑफलाइन ही देने होंगे एग्जाम। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्लास। बाय बाय, नमस्ते।